Hey, good evening, everybody. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Evening, Good ma'am. evening. How are you, ma'am? How's everyone? Good, ma'am. Fine, ma'am. Is And you, everyone ma'am? fine? I'm also fine. Thank you. Thank you so much. Okay. तो आज हम हमारे ग्रामर का फर्स्ट लेसन शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रूल्स बेसिक्स ऑफ ग्रामर। बेसिक्स ऑफ ग्रामर में दो चीजें आती हैं, कुछ ऐसी टर्म्स, कुछ ऐसी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कि भाई इसको क्या कहा जाता है, इसका क्या मीनिंग होता है, क्या है ये, किस तरह से काम करता है। दूसरा वो चीजें जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग जनरली इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिनके बारे में बात करते हैं। हेलो, यस मैम। हेलो, हाँ जी, बताइए बताइए। मैम मैंने अभी ज्वाइन किया है, इसको आज ही एनरोल किया है। मेरी फर्स्ट क्लास है आज। ओके, तो मैम मैं इसके पहले कितना और निकल गया। देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अभी आप आज क्लास कर लीजिए, लास्ट में मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि अभी कितना निकल गया है उस बारे में हम लोग पहले आज, क्योंकि हम आज फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं ग्रामर का, तो आपके लिए तो ये फर्स्ट लेसन ही है ना। मैं आपको लास्ट में इसको खत्म कर देते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं इस बारे में। ओके, तो जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जनरली पता है क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हो या ना जानते हो, लेकिन आप इसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन नामों से बहुत अच्छे से जानते हैं और आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये इस तरीके से यूज किया जाता है ना। तो इसके कुछ यूसेजेस तो आपको पता होते हैं, कुछ नहीं पता होते हैं, कुछ थोड़े कंफ्यूजन में होते हैं। तो क्योंकि हम बिल्कुल उस बेसिक से काम करते हैं जहां पर हम इन चीजों को यूज कर पाए, इन चीजों को समझ पाए, इन चीजों से के साथ में हम फैमिलियर हो पाए, तो उस चीज को उस चीज से फैमिलियर होने के लिए हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम कुछ टर्म्स सीख लें, कुछ टर्म्स समझ लें। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कुछ ऐसी टर्म से जिसे हम लोग कहते हैं ग्रामर की जनरल टर्मिनोलॉजी, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज बता देती हूँ कि सबसे पहला तो यही है कि लोगों को अक्सर नहीं समझ में आती है कि ग्रामर ही क्या है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप साइंस में कुछ रूल्स पढ़ते हैं, साइंस में कुछ रूल्स हैं जो कि साइंस के ऐसे रूल्स हैं जो कि जिनके बेसिस पर कुछ फिनोमिनल चलते हैं, कुछ ऐसे फिनोमिना होते हैं जो बनाए गए हैं, और फिनोमिना का मतलब घटनाएं होती हैं जो समटाइम्स आर्टिफिशियली होती हैं, और वो जो है वो साइंस कुछ रूल्स के रूल्स के हिसाब से होती हैं, और वो रूल्स जो हैं उनको हम सीख कर, लर्न करके, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझ लेते हैं, और फिर हम समझ जाते हैं कि साइंस का ये फॉर्मूला इस पे काम कर रहा है। तो ग्रामर भी कुछ इसी तरह की एक साइंस है जो कि लैंग्वेज साइंस है। अगर आप देखें तो ये सेट ऑफ रूल्स होती है, कुछ छोटे छोटे रूल्स होते हैं इसमें, टॉपिक के हिसाब से रूल्स होते हैं। जैसे हमारी साइंस में कुछ रूल्स होते हैं और वो हमें साइंस काफी फैमिलियर बना देते हैं वो रूल्स हमारे लिए, ऐसे ही ग्रामर में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हम समझकर ग्रामर को स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ग्रामर का सबसे पहला यूज होता है सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए। सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए हम ग्रामर का यूज करते हैं। सेंटेंस की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हम अगर अपनी बात कहना चाहते हैं तो हमें अपनी बात कहने के लिए पूरा एक वाक्य चाहिए है, उस वाक्य की फ्रेमिंग कैसे होगी ये हम सेट ऑफ रूल्स के थ्रू बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, जिसे हम ग्रामर भी कहते हैं, है ना। सबसे पहले हमें समझना है कि जो पूरी हमारी ग्रामर होती है ना वो रूल्स पर ही डिपेंडेंट होती है। तो रूल्स जो हैं उनको सीखने के लिए उसे हम टॉपिक में डिवाइड कर देते हैं,
और टॉपिक वाइज रूल्स, सेट ऑफ रूल्स सीखने से आसान हो जाता है टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर्स को समझना। उन टॉपिक्स को हम लोग, आपने देखा होगा, उसको हम लोग जनरली कहते हैं टेंसेस, हम उसे कहते हैं मॉडल्स, हम उसे कहते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। इन चीजों का यूज स्पोकन इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में, रीडिंग में कैसे किया जाए, कैसे समझा जाए इन चीजों को, उसी को समझने के लिए हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं, अपने सेट ऑफ रूल्स से। और वो सेट ऑफ रूल्स ही ग्रामर कहलाता है। अच्छा, टेंसेस हो गए, मॉडल्स हो गए, वॉइस हो गए, कुछ अदर ग्रामर के रूल्स हो गए जिनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बताया कि उसको हम लोग भले ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से सभी नहीं जानते हो, बट वी नो दैट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, प्रपोजिशंस, वर्ब, ये सब जिसके अंदर आते हैं वो टॉपिक ही कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। स्पीच का मतलब होता है सेंटेंस, स्टेटमेंट, और उस सेंटेंस या स्टेटमेंट के पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स जिस फैमिली से बने होते हैं वो फैमिली कहलाती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। अब समझते हैं कि हम टेंसेस, मॉडल, वॉइसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे कॉमन क्या पढ़ते हैं, तो सबसे कॉमन हम पढ़ते हैं सेंटेंसेस को। सेंटेंस जो है सबसे पहला स्टेप होती है, सबसे पहली सीढ़ी होती है। सेंटेंस को बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। मैं बताती हूँ वो 3 चीजें क्या हैं। वो 3 चीजें हैं, सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए है किसके बारे में है सेंटेंस, तो वो उस सब सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहिए हमको, उस सेंटेंस की वर्ब चाहिए है हमको, और उसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट मींस वर्ब के अलावा, सब्जेक्ट के अलावा अगर कोई अदर वर्ड्स हैं तो वो अदर वर्ड्स ही कहलाते हैं ऑब्जेक्ट। वो अदर वर्ड्स ही कहलाते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। सो सब्जेक्ट होता है वो व्यक्ति है जिसके बारे में सेंटेंस है, जिसके बारे में सेंटेंस है, या फिर जो उस वर्ब का, एक्शन का करने वाला है, ठीक है। वर्ब क्या होती है, सिंपल सी बात है, कोई भी फिजिकल एक्शन वर्ब है ना। कोई भी स्टेट बताने वाला शब्द वर्ब है। कोई भी अधिकार, पोजेशन बताने वाला वर्ड भी वर्ब होता है। तो कोई भी शारीरिक एक्शन जो शरीर के अंगों को यूज करके यूज किया जाए, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एक्शन। जो भी जितने भी एक्शन वर्ब्स होते हैं सब फिजिकल एक्शंस होते हैं, इसीलिए उन्हें एक्शन वर्ब्स कहा जाता है। फिर कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो नॉन एक्शन बताती हैं, उन्हें हम स्टेट वाली वर्ब्स कहते हैं। वर्ब्स which tell about state, अवस्था, दशा, पोजीशन, ओके। एंड लास्ट में जो होता है वो होता है possession। possession का मतलब होता है अधिकार बताना। कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जो हमें अधिकार बताती हैं, दे आर कॉल्ड द possessive verb। मतलब हम 3 तरह की वर्ब्स अगर पढ़ लें तो हम शायद वर्ब्स को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो वर्ब वो होती है। इनके अलावा जो भी बच जाता है, चाहे टाइम हो, घड़ी का टाइम हो, कैलेंडर का टाइम हो, कोई जगह हो, दूसरा कुछ भी हो, है ना, जो सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा है, एक्स्ट्रा है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी सेंटेंस का मीनिंग निकल के आ सकता है, और अगर जरूरत है तो ऑब्जेक्ट लगता भी है और नहीं भी लगता है, दोनों तरीके से बात होती है। सेंटेंस को हम केवल एक ही तरह का सेंटेंस नहीं बोलते, हम केवल डिक्लेयर नहीं करते हैं। आपको मैं बताती हूँ, हम सेंटेंसेस को कुछ अलग अलग तरीकों से पढ़ते हैं। मैं बताती हूँ, स्पोकन में, रिटन में, रीडिंग में, हर स्किल में, हर एसएल में, जो एएसएल कहा जाता है, जो हमारे लिसनिंग लैंग्वेज में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग से रिलेटेड जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, वो एएसएल अमेरिकन बेसिकली स्पीकिंग लैंग्वेज के हिसाब से जो काम करता है, तो अमेरिकन साइन लैंग्वेज कहते हैं उसको, जिसमें लैंग्वेज के थ्रू हम रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग से कुछ नई नई चीजें बताते हैं, सीखते हैं, वो एएसएल कहलाता है। तो जो भी इनसे रिलेटेड चीज होती है वो सेंटेंस केवल डिक्लेरेटिव नहीं होते हैं। कई लोग सोचते हैं डिक्लेरेटिव कौन से सेंटेंस कहलाते हैं,
डिक्लेरेटिव को इमेजिनरी सेंटेंस, आप बस थोड़ा सा इमेजिन करो कि डिक्लेरेटिव का मतलब होता है अनाउंस करना, है ना, अनाउंस करना। अनाउंस करने का मतलब है या तो सेंटेंस पॉजिटिव होगा या फिर सेंटेंस नेगेटिव होगा। तो डिक्लेरेटिव जिसमें अनाउंसमेंट हो, जिसमें एक तरह का कहना हो, ना बताना हो, कहना या बताना हो, ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो डिक्लेरेटिव कहलाते हैं। दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव का पहला एग्जांपल आपको देती हूँ। आपने कहना है आई एम अ स्टूडेंट। ये सेंटेंस में आप बता रहे हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। दूसरा सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है, जिसमें आप कह सकते हैं आई एम नॉट अ स्टूडेंट, जिसके अंदर आप बता रहे हैं कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। बता रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं। या तो हम पॉजिटिवली अनाउंस कर सकते हैं या नेगेटिवली अनाउंस कर सकते हैं। दूसरे टाइप का सेंटेंस कहलाता है, बताती हूँ आपको, इंटेरोगेटिव। यस, इंटेरोगेटिव, अभी ये सुना होगा, है ना। डिक्लेरेटिव को कई लोग असर्टिव भी कहते हैं, कहे जाने वाले। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है पूछे जाने वाले सेंटेंस, जिसमें डिक्लेरेशन कुछ नहीं है, पूछने वाली बात हो रही है। दो तरह के बनते हैं, एक बनता है यस और नो क्वेश्चन आंसर वाले क्वेश्चंस, ठीक है, और दूसरा बनता है WH और HOW फैमिली वाले क्वेश्चंस। बताती हूँ कौन कौन से हो सकते हैं। पहले यस और नो वाले बताती हूँ। यस और नो में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जिसमें जो वर्ब है वो आगे आती है, और क्वेश्चन का आंसर या तो यस हो सकता है या नो हो सकता है, बाकी कुछ होने की जरूरत नहीं है। जैसे एम आई अ स्टूडेंट, मैंने वही सेंटेंस बस वही का वही दोहरा दिया है। इसमें मैंने वर्ब को आगे लगाया है जैसा कि रूल है, क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि इंटेरोगेशन चल रहा है, पूछताछ चल रही है। अब जब पूछताछ चल रही होती है तो फिर ध्यान रखना है कि इंटेरोगेशन चल रहा होता है, तो पूछने वाला सेंटेंस एक होता है यस और नो। तो अगर मैं बोलूं एम आई अ स्टूडेंट, तो जवाब होगा यस यू आर, नो यू आर नॉट। या तो नेगेटिव जवाब होगा या पॉजिटिव होगा, यस और नो होगा। बाकी किसी और बड़े से आंसर की नेसेसिटी, जरूरत, आवश्यकता कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन दूसरा वाला जो सेंटेंस है ना, इसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगाइए। क्वेश्चन वर्ड WH वाले हो सकते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, व्हिच, हुज, और भी कई हो सकते हैं। व्हाट टाइम ऐसे भी पूछते हैं, है ना, ऐसे भी हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं हाउ आर यू, पूछते ही हैं हम लोग, है ना। और पूछ सकते हैं हाउ मैनी, और पूछ सकते हैं हाउ मच। इनको आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते। अगर मैं आपसे पूछूं, फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। अगर मैंने आपसे यही पूछ लिया ना व्हाट्स योर नेम, तो ध्यान रखना है कि इसका आंसर आप ये नहीं बोलोगे यस, आप ऐसे भी नहीं बोलोगे नो। अगर मैं पूछूं एम आई अ स्टूडेंट, एम आई अ स्टूडेंट, इसमें एस नहीं लगेगा, एम आई अ स्टूडेंट, तो समझ में आता है यस आई एम, यस यू आर, नो यू आर नॉट। लेकिन आपसे कोई पूछे व्हाट्स योर नेम, अब इसका आंसर यस और नो में नहीं आता, इसका आंसर आता है पूरे रीजन के साथ। पूरा लॉन्ग आंसर आ सकता है, कंप्लीट सेंटेंस में आंसर आएगा। केवल यस और नो नहीं बोल सकते, आपको बोलना पड़ेगा माय नेम इज खुशबू। अच्छा, आप चाहे तो ऐसे भी पूछ सकते हैं विच कोर्स आर यू इन। अब आप ये नहीं बोलेंगे यस यस, आप ये भी नहीं बोल सकते नो नो, आप कुछ नहीं बोल सकते, आपको जवाब देना होगा। आपसे पूछा गया है आप कौन से कोर्स में हैं, आई एम इन बेसिक लेवल 1। ओके, आपसे अगर कोई पूछता है हाउ आर यू, अब उसका जवाब स्पीकर ऐसा तो नहीं बोलेगा यस, नो। I don't think that this would really match to it. आपको क्या करना होगा, आपको पूरा आंसर देना होगा। भाई बताइए कैसे हैं आप, तो आप बताइए क्या आप बोलेंगे, आई एम फाइन थैंक यू, एंड यू, आप कहेंगे आई एम गुड थैंक यू, एंड यू। अब आप
आंसर भी, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आप आंसर भी देंगे अपनी तरफ से। तो ये वो क्वेश्चन टाइप्स होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड के साथ क्वेश्चंस बनाते हैं। इंटेरोगेटिव ही होते हैं क्योंकि वर्ब आगे आ जाती है। व्हाट इज योर नेम में इज आगे आया है, एम आई अ स्टूडेंट में एम आगे आया है। होता इंटेरोगेटिव ही है, क्वेश्चन वाला क्वेश्चन ही पूछा जाता है। बट एक है जिसमें केवल यस और नो आंसर आता है, और दूसरे वाले में क्वेश्चन वर्ड लगता है जिसके हिसाब से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड फिर आंसर आपका कंप्लीट होता है। वो नॉट कैन बी गिवन ओनली इन यस और नो। ठीक है, ये कहलाते हैं इंटेरोगेटिव के 2 टाइप्स। ओके, तो डिक्लेरेटिव, या तो आप बोलोगे आई एम अ स्टूडेंट, या डिक्लेरेशन, आपने उद्घोष किया, आपने अनाउंस किया दैट आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, वो भी हो सकता है। इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेशन पुलिस करती है, सीबीआई करती है, न जाने कौन कौन करता है, बहुत सारे लोग करते हैं आजकल तो, है ना। तो इंटेरोगेशन का मतलब ही होता है पूछताछ करना, क्वेश्चन पूछताछ से रिलेटेड होता है। फिर मैं आपको 4th टाइप का सेंटेंस बताती हूँ गाइस, बहुत जरूरी होता है इसको समझना कि सेंटेंस सिर्फ एक तरीके के नहीं बनते। हमें पहले सेंटेंस को समझना होगा कि सेंटेंस में भी तो वैरायटी है। इसको लैंग्वेज में सेट ऑफ रूल्स में कहते हैं, वैरायटी ना बोल के उनको बोलते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो मैंने आपको 2 टाइप्स बताए, उनके भी अंदर 2 टाइप्स होते हैं, ये भी पता चल गया है। एक और सेंटेंस होता है जो कि कहलाता है, नेक्स्ट जो तरह का सेंटेंस होता है वो हमारा कहलाता है इंटेरोगेटिव हो गया, डिक्लेरेटिव, इसको असर्टिव भी कहते हैं, वो भी हो गया। फिर हम बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें कहलाते हैं, जो हमें बताते हैं हमारी एक्साइटमेंट, जो हमें हमारी एक्साइटमेंट, फिजिकल एक्साइटमेंट को शब्दों में बयां करना, टू एक्सप्रेस द फिजिकल excitement into words with all expression, with all facial expression, with all gesture and posture, वो सब कहलाता है हमारा exclamatory type of sentence। अच्छा, किसी का ड्रेस अच्छा लगता है ना, किसी का ड्रेस अच्छा लगे, भाई कोई तैयार होकर आया और आप यू वांट टू कॉम्प्लीमेंट दैट पर्सन, बोलिए ना वाओ, what a nice dress। अब ये कोई बोले कि कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि क्या है, नहीं जी, इसमें क्वेश्चन वर्ड व्हाट जरूर लगा है, लेकिन यहाँ पे व्हाट का मतलब है अरे वाह क्या सुंदर ड्रेस है, यहाँ ये क्वेश्चन नहीं है, जबकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है जो कि ड्रेस की तारीफ कर रहा है। ठीक है, इसमें हम चाहें तो 1-2 सेंटेंसेस और अच्छे से बना सकते हैं, मैं बताती हूँ कैसे। मान लीजिए मेरी टीम का मैच चल रहा था और मेरी टीम जीत गई। मान लीजिए आईपीएल में मेरी टीम का नाम है चेन्नई सुपर किंग्स एंड रीजन इज महेंद्र सिंह धोनी। सो व्हेन माय टीम विंस, मैं हमेशा बोलती हूँ हुर्रे। लोग इसे हुर्रे कहते हैं, वैसे ये सही इसका प्रोनाउंसिएशन है हुर्रा। वी won, हम तो जीत गए, हुर्रे, we won the match। मैं पूरा लिख देती हूँ, तो आप यहाँ पर ये पूरा जो सेंटेंस है, ना तो ये डिक्लेरेटिव है, ना ये इंटेरोगेटिव है, ये तो एक्सक्लेमेटरी है, जिसका मतलब है वाओ, हुर्रा, ओ, ओ ओ, ये ओ जो होता है ना, ये भी एक तरह का एक्सक्लेमेटरी शब्द है। ऐसे एक्सक्लेमेशंस, ऐसे संबोधन वाले वर्ड्स को जब यूज करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसे एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। और पूरे भाव चाहिए होते हैं, पूरा हमको हमारा जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोस्चर यूज करना होता है जस्ट टू स्पीक दैट। तो ये सिर्फ रिटन नहीं हो सकता है, it is very much performing art, it is very much performance or speaking any statement like this। अच्छा, मान लीजिए कोई गिर गया और उसको लग गई, कोई गिर गया और उसको लग गई, आप गिर गए और आपको लग गई, तो आप बहुत अच्छे से बोलेंगे आउच,
ouch, I got hurt. Ouch, I got hurt. अरे आई मुझे लग गई. तो वो ouch जो होता है, that is English word for your pain. Hurrah is English word for your happiness expression. Wow for your wow feelings. ये exclamation, exclamatory words हैं. ये ऐसे words हैं जो हमारे expressions को भाषा में लेकर आते हैं, संबोधन में लेकर आते हैं, और इसीलिए ये जो शब्द होते हैं वो हमें इनसे बनने वाले exclamatory sign वाले शब्दों के साथ बनने वाले sentences कहलाते हैं exclamatory sentence. और ये बहुत ज्यादा यूजफुल है. इनको लिखने में वो मजा नहीं है जो इनको बोलने में होता है, बिकॉज दे आर वेरी मच वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन जो बोल कर किया जाता है, नॉट ओनली नॉन वर्बल. नॉन वर्बल में भी जब बोलते हैं ना तो ऐसे ही बोला जाता है. लिखा हुआ भी पढ़ेंगे ना तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे वाओ व्हाट अ नाइस ड्रेस ही सेड, ऐसे नहीं बोलेंगे. वो आप कहना पड़ेगा वाओ व्हाट अ नाइस ड्रेस he said to his friend. ऐसे वो पढ़ना भी पड़ता है ना. तो ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं. इन्हें कहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी. और मेरे पास एक और सेंटेंस है, इतना यूजफुल है, सबसे ज्यादा जिसको इंग्लिश नहीं आती है ना वो भी इसको बस पिक कीजिए एंड आप लोगों के पास में, आपके पास इतना अच्छी तरीके से यू विल हैव अंडरस्टैंडिंग, जिसको कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कहलाते हैं, जो हम उन्हें कहते हैं ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंस जो कि पता है हाँ, किसी को भी सजेशन देने के काम आते हैं. सजेशन देने वाले सेंटेंसेस है ना, 3 चीजों में काम आता है. रिक्वेस्ट करने वाले सेंटेंसेस, सजेशन देने वाले सेंटेंसेस, रिक्वेस्ट करने वाले सेंटेंस एंड कमांड. कमांड या फिर दूसरा है, चौथा है ऑर्डर देने वाले सेंटेंसेस कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस तो हर बच्चे को उसकी मम्मा बोल देती है. मम्मी को इंग्लिश भी नहीं आती ना ज्यादा इंग्लिश, तो भी मम्मी को पता है कि बच्चे को कैसे कोई इंस्ट्रक्शन देना है. जैसे हम बच्चे को जब इंस्ट्रक्शन देते हैं ना तो हमारे बड़े बड़े लोग भी हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं. और कैसे देते हैं मैं आपको बताती हूँ. अगर वो सजेशन है तो सजेशन हमको हमारे टीचर्स देते हैं, कम ऑन टाइम बेटा, यू ऑलवेज कम लेट, कम ऑन टाइम. कई लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं जिसमें वो प्लीज लगाकर रिक्वेस्ट करते हैं. रिक्वेस्ट में बोलते हैं प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए, प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिए. इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है कौन सा वाला, रिक्वेस्ट वाला. रिक्वेस्ट को हिंदी में कहते हैं क्या बोलते, प्रार्थना करना है ना, जस्ट टू हैव सम प्लीज. प्लीज प्लीज करना मतलब प्ली देना, याचिका करना, एग्जैक्टली वैसा होता होगा. तो कमांड के लिए कहते हैं ऑर्डर. ऑर्डर जैसा ही होता है कमांड, थोड़ा फॉर्मल होता है और पॉजिटिवली ही दिया जाता है किसी को कमांड. कमांड टीचर्स स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, बॉसेस अपने एम्प्लॉइज को दे सकते हैं. जैसे स्टैंड अप, अच्छे से बोल सकते हैं स्टैंड अप. दे कैन आल्सो से सिट डाउन. They can also say do it fast, जल्दी कीजिए. जब कोई काम लेट हो रहा हो तो हमारे सीनियर्स हमें कमांड देते हैं. और अगर हमें थोड़ा सा रूडली कहा जाए, ऑर्डर दिया जाए, ऑर्डर देने के लिए भी इसी का यूज किया जाता है. थोड़ा सा रूड हो सकता है ऑर्डर देने वाला, है ना. जैसे कभी आप चाहें तो ऑर्डर देने के लिए कह सकते हैं कम ऑन टाइम, टाइम से आओ. थोड़ा सा रूड टोन में, टोन ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है. इट कैन ऑल्सो बी डोंट मेक अ नॉइज. डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो, शोर मत करो. लेकिन आप प्लीज लगा के बोलोगे प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, तो वो रिक्वेस्ट बन जाएगा, है ना. अच्छा, सजेशन देने के लिए आप ऐसे सेंटेंस यूज कर सकते हैं. स्पीक इन इंग्लिश. इंग्लिश सीखना है ना, स्पीक इन इंग्लिश. तो इसके लिए फिर आप अलग सेंटेंस बना सकते हैं, स्पीक इन इंग्लिश, है ना. देखिए आपने सजेशन दिया है, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीक इन इंग्लिश. ये आपने सजेशन देने के लिए यूज किया.
इसमें जो इम्पैरेटिव सेंटेंस होते हैं वो बड़े आसानी से समझ में आ जाते हैं। उसका रीजन होता है, रीजन ये है कि इम्पैरेटिव सेंटेंसेस को आप लोग कभी किसी सब्जेक्ट से शुरू नहीं करते हैं। इसमें सब्जेक्ट से शुरू इसको नहीं किया जाता है, इसको हमेशा वर्ब से ही शुरू किया जाता है। इसको हमेशा वर्ब से ही शुरू किया जाता है। इम्पैरेटिव को हमेशा वर्ब से ही शुरू किया जाता है। और वर्ब कम, डोंट कम, स्पीक, डोंट स्पीक, प्लीज शट द डोर, डोंट शट द डोर, ये ऐसी जो या तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो एक्शन वाली होती है उनसे ही शुरू किया जाता है। और इम्पैरेटिव का मतलब ही होता है सजेशन, रिक्वेस्ट, कमांड और ऑर्डर गिविंग सेंटेंसेस। ठीक है, इनको इनमें एक चीज बस छोटा सा हिडन है, छोटा सा एक इसका एक सीक्रेट होता है। सीक्रेट ये होता है कि इन सेंटेंसेस के अंदर आपको पता है क्या छुपा हुआ है। इसका सब्जेक्ट जो है वो छुपा हुआ है। सब्जेक्ट इज हिडन, हिडन मीन्स छुपा हुआ, और वो सब्जेक्ट है यू। यू इसमें छुपा हुआ रहता है बट बोलते नहीं है। तो ऐसा भी कोई कह सकता है यू कम ऑन टाइम, लेकिन वो यू की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक स्पीकर वो लिसनर को कमांड या सजेशन दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है या ऑर्डर दे रहा है, तो वो यू नहीं भी बोलते हैं। तो बिना यू के भी सेंटेंस स्टार्ट किया जा सकता है जिसमें यू हिडन होता है। और वहां पर ऐसे सेंटेंस ही जिसमें यू नाम का सब्जेक्ट हर सेंटेंस में लगा सकते हैं। न ही होता है, न शी होता है, कोई दूसरा होगा ही नहीं, वो यू को ही कमांड दिया जाएगा, यू को ही ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन दिया जाएगा। एंड इसीलिए उसमें यू छुपा हुआ होता है, इसलिए हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है और नेगेटिव में डोंट लगता है। तो दो तरह के इंपैरेटिव हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव वाले हो सकते हैं, कम ऑन टाइम, ओके, नेक्स्ट टाइम, कम ऑन टाइम, आप नेक्स्ट टाइम लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, कम ऑन टाइम से ही शुरू होगा, तो आप उसे इंपैरेटिव कहते हैं। इसका नेगेटिव भी बन सकता है, डोंट बी इन रश, डोंट बी इन रश, जल्दबाजी मत करो, डोंट बी इन अ हरी, जल्दबाजी मत करो, दोनों का मीनिंग एक ही है ना। टेक केयर, ध्यान रखो, ये जो सेंटेंसेस हैं ये शुरू ही वर्ब से होते हैं क्योंकि इनमें यू ऑलरेडी रहता है। तो बस ये चार तरह के सेंटेंसेस आप अपनी पूरी इंग्लिश में अगर लिखकर, बोलकर यूज कर रहे हैं और अगर इन बेसिक को समझ सकते हैं, तो आपका वो जो एक कंफ्यूजन होता है कि नेगेटिव कब बनाऊं, इंटेरोगेटिव कब बनाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, वो आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एक बहुत ही अच्छी बात पता है क्या है कि जब आप टेंसेस पढ़ते हो ना, तो टेंसेस में एक्सक्लामेटरी, इंपैरेटिव सेंटेंसेस, ये जो दो होते हैं ना, इनमें चेंजेस नहीं आते हैं। अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो प्रेजेंट में ही करोगे, है ना, और उसको प्रेजेंट टेंस में ही बोल दोगे। तो एक्सक्लामेटरी आप जनरली प्रेजेंट में ही बनाते हो जो करंट स्टेटस है, या तो आप पास्ट में बनाते हो जब आप कोई चीज अचीव करके खुश हो रहे होते हो। तो ये बहुत लिमिटेड होते हैं, इनका ना नेगेटिव देखना होता है, ना पॉजिटिव देखना होता है, ना इंटेरोगेटिव देखना होता है। एक्सक्लामेटरी भी ऐसे ही होते हैं, इंपैरेटिव भी वैसे ही होते हैं। दो ही तो बनते हैं, या तो पॉजिटिव इंपैरेटिव या नेगेटिव इंपैरेटिव, या तो मना किया जाएगा या करने को कहा जाएगा, या तो सजेस्टिव वे में कहा जाएगा, रिक्वेस्टिव वे में कहा जाएगा, कमांडिंग में या फिर ऑर्डरिंग में कहा जाएगा, लेकिन कहा जाएगा नेगेटिव या पॉजिटिव में। इनमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। अब आते हैं, सबसे ज्यादा हम टेंसेस में 4 सेंटेंसेस यूज करते हैं, बताती हूँ कौन से वाले। जब आप टेंस सीखते हैं तो हर टेंस में आप सीख रहे होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस, उसी टेंस के प्रैक्टिस में उसी टेंस का नेगेटिव, उसी पॉजिटिव का नेगेटिव। क्वेश्चन 2 तरह के बना सकते हैं, यस और नो एंड WH क्वेश्चंस। तो ये 4 तरह के सेंटेंसेस आप टेंस में ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि बाकी बचे हुए 2 जो होते हैं उनका तो टेंस से कोई डायरेक्ट लेना देना तो है ही नहीं, वो तो एज इट इज यूज हो जाते हैं। इंपैरेटिव तो हमेशा प्रेजेंट में यूज होते हैं, डिडंट डू इट ऐसे कोई बोलता ही नहीं है, केम ऑन टाइम ऐसे कोई नहीं बोलता,
प्रेजेंट में ही सजेशन दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमांड या ऑर्डर दे सकते हैं, तो ये तो हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं और ऐसे ही बनाए जाते हैं। सबसे ज्यादा हम बिना इंग्लिश को अच्छे से जाने भी इंपैरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज सैड। इसलिए कहा जाता है कि शायद स्पोकन के लिए ग्रामर की ही जरूरत नहीं होती है। विदाउट लर्निंग ग्रामर ऑल्सो आप स्पोकन शुरू करें, इंग्लिश शुरू करें, और वो धीरे धीरे जो जहां जरूरत होती है वहां सेट ऑफ रूल्स लगाकर आप बाद में ग्रामर सीख के कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग करने के लिए जरूरी नहीं सबको ग्रामर आए। इसका रीजन ही होता है आप वैसे भी अपनी कम्युनिकेशन को इंपैरेटिव के थ्रू कहीं ना कहीं पहुंचाते ही हैं, है ना। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपको पता जरूर होनी चाहिए थी, और ये मैंने आपको बता दी हूँ। आप एक और चीज ध्यान रखेंगे, पता है हमको कुछ चीजें बहुत टफ लगती हैं, लेकिन वो एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही वो पूरी चीजें चलती रहती हैं। हमें बस वो कॉन्सेप्ट याद रखना होता है। बेसिक्स ऑफ ग्रामर में बहुत जरूरी है। आपको मैं सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ जो सब जगह काम आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। मैं आपको बताती हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटली 8 होते हैं। 8 कौन कौन से होते हैं बताऊंगी। पहला होता है नाउन। नाउन का काम आप हमेशा याद रखना, नाउन का मतलब होता है नेम, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका काम हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट बनाने में एंड ऑब्जेक्ट बनाने में किया जाता है। मतलब ये जो आपने सीखा था ना, ये वाला सेंटेंस, ये जो दिख रहा है इधर आपको, सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीग, ऑब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस में अगर मुझे सेंटेंस बनाना है तो मुझे सब्जेक्ट की जगह पर भी नाउन यूज करना है और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी। इसका मतलब है मेरा मन अगर करे कि सब्जेक्ट की जगह पे मैं वर्ब लगा लूं, आई एम सॉरी, नहीं लगेगा। अगर मेरा मन करे कि ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब लगा लूं तो नहीं लग सकता, क्योंकि वो तो केवल नाउन का ही काम है ना। अब कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि इंपैरेटिव में तो देखो ना सबसे पहले वर्ब लगी है। हाँ, तो इसलिए मैंने बता दिया है कि वहां पे यू हिडन सब्जेक्ट होता है, वो गायब नहीं होता है। नहीं तो उसके साथ डोंट कैसे लगता, फिर डजंट भी लगता, कुछ और भी लगता, है ना। इसलिए हमेशा याद रखना कि आप हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए नाउन का यूज कीजिए। भाई नेम ही तो है जो सेंटेंस के मुख्य हैं, मेन पर्सन्स हैं, जिनके बारे में बात हो रही है, उनका कोई नाम है, इसीलिए तो है वो, इसलिए उनके बारे में बात हो रही है, तो वो हमेशा नाउन होते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक ही है, कभी बदलता नहीं है। नाउन के टाइप्स भी होते हैं, हाँ टाइप्स भी होते हैं ना, अकाउंटेबल नाउन होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, गिनी जा सकती है, मेजर की जा सकती है, लेकिन वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में ही रहेगी, कहीं और नहीं जाएगी। कॉन्सेप्ट एक ही है। अच्छा, नाउन ऐसे भी तो बोलते हैं मटेरियल नाउन। हाँ तो ठीक है ना, सिल्वर इज, गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन गोल्ड ही तो सब्जेक्ट बना है, तो वो आएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर ही। कोई भी नाउन का टाइप क्यों ना हो, जो उसका काम है वो अपना काम जरूर करेगा। एक ही कॉन्सेप्ट तो है, दूसरा कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसके बारे में। कॉन्सेप्ट एक ही लर्न करना होता है, उसे हर बार वेरीफाई करना होता है सेंटेंस के साथ में, है ना। दूसरा होता है प्रोनाउन। लोग कहते हैं हमें पता होना चाहिए कितने तरह के प्रोनाउन है, बिल्कुल पता होना चाहिए, लेकिन पता करके उसका काम पता नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आपको पता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आप प्रोनाउन और नाउन दोनों लगा सकते हैं, या तो प्रोनाउन लगाएं या नाउन लगाएं। अब लेकिन ऐसा कब समझ में आएगा, कब करेंगे। नाउन जो है वो हेड ऑफ द फैमिली है, ठीक है, और प्रोनाउन जो है ना वो उसका असिस्टेंट है। तो जब आप कभी सेंटेंस का एक ही जगह बार बार एक ही नाम यूज कर रहे हो, तो उस नाम की जगह पर प्रोनाउन को रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस अ नाउन विथ प्रोनाउन, सूटेबल प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए मोहित है, बार बार मोहित का नाम ले रहे हैं, इससे अच्छा उसकी जगह बोलिए ही। जैसे मोहिनी है, बार बार मोहिनी का नाम ले रहे हैं, उसी के बारे में बात हो रही है, तो उस नाउन को रिप्लेस कर दीजिए, शी लगा दीजिए। मैं खुद का ही नाम ले रही हूँ, खुशबू, दिस इज खुशबू, खुशबू इज अ टीचर। भाई मैं खुद ही के बारे में बोल रही हूँ, कौन खुशबू, मैं खुशबू, तो लगाओ वहां पे आई लगाओ ना, क्या प्रॉब्लम है। जो प्रोनाउन दिया है वो सूटेबल ही है, वहां पे जो सूटेबल है वो लगा दीजिए। तो प्रोनाउन भी नाउन
की तरह यूज हो सकते हैं, बस ये है नाउन डायरेक्ट नेम बताती है और प्रोनाउन उनका शॉर्ट फॉर्म इंडिकेशन देके बताता है। बस आप चाहें तो सब्जेक्ट की जगह भी प्रोनाउन लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह भी। जब बार बार नाउन का रिपीटिशन आए तो एक बार नाउन यूज कीजिए और बाकी सब टाइम पर प्रोनाउन यूज कीजिए। आपको एग्जाम्पल देती हूँ इन दोनों का, ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाता है। जैसे मैं भोपाल से हूँ, है ना, तो मैं कह सकती हूँ, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, आई एम फ्रॉम भोपाल, मैं भोपाल से हूँ, ठीक है। भोपाल is a beautiful city, ठीक है, ओके। भोपाल has many worth watching, कई लोगों को नहीं पता होता व्हाट इज वर्थ वॉचिंग। वर्थ वॉचिंग मीन्स देखने लायक, है ना। देयर आर सम थिंग्स टू बी वॉच्ड, तो देखने लायक के लिए वर्ड होता है वर्थ वॉचिंग। मेनी वर्थ वॉचिंग प्लेसेस। भोपाल is an educational hub. Bhopal is the capital city of Madhya Pradesh. Okay. अब मैंने हर बार भोपाल लगाया है, मैं चाहूं तो भोपाल एक बार यूज कर लिया मैंने, आई एम फ्रॉम भोपाल, भोपाल इज अ ब्यूटीफुल सिटी, ये दूसरी बार भी यूज कर लिया। अब तीसरी बार यूज करने से पहले मेरा मानना है कि मुझे भोपाल की जगह लगा देना चाहिए इट, क्योंकि पता है मुझे मैंने इट क्यों लगाया है। इट हैज मेनी वर्थ वॉचिंग प्लेसेस। भाई सिंपल सी बात है, जो रिपीटिशन हो रहा था ना नाउन का, उसको कम कर दिया मैंने, एकदम कोशिश की कि कम हो जाए, तो मैंने इट लगा दिया है। इट का यहाँ पे मतलब है हाँ हाँ वही सिटी जिसको मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया था। अब लड़का तो है नहीं जो ही लगाऊं, लड़की भी नहीं है शी लगाऊं। भोपाल का जेंडर पता ही नहीं, बिकॉज इट इज अ प्लेस, प्लेस का कोई जेंडर नहीं होता है, न्यूट्रल जेंडर है, तो इट लगा देंगे। इट जो है वो न्यूट्रल जेंडर चीजों के लिए, एनिमल्स के लिए लगा सकते हैं। सो विदाउट एनी सेकंड थॉट, दूसरा डाउट, कोई डाउट नहीं रखना और इट लगा देना है। अब देखिए सेंटेंस कितना अच्छे से आता है, छोटा आता है, बार बार रिपीटिशन नहीं होता है, एंड वी लुक वेरी नाइस व्हेन वी स्पीक सच सेंटेंसेस। I'm from Bhopal. Bhopal is a beautiful city. It has many worth watching places. It is an educational hub. It is the capital city of Madhya Pradesh. Blah 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 blah. आप बस it is लगाते जाइए और काम करते जाइए, it लगाइए and just keep working on that. तो देखिए ना कितना आसान है नाउन और प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को समझना। अब नाउन प्रोनाउन तो अलग अलग तरीके